अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है मोमेंटम चेंजेस इन अ सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। यानी इससे पहले जितने मामलात मेरे पास आए उसमें मास कांस्टेंट था, वेलोसिटी के बदलाव से मोमेंटम में चेंज आती थी। तो अब मैं एक ऐसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल देखने वाला हूं जिसमें मास का बदलाव आता है। तो वो क्या होगा जनाब? इस टॉपिक को रॉकेट इक्वेशन के तौर पे भी जानते हैं। तो मेन हेडिंग हमारे पास होगी मोमेंटम चेंजेस इन अ सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, जिसे हम बोलेंगे रॉकेट इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है। तो उसके अंदर ये सारी बात आएगी, मोमेंटम चेंज आएगा ड्यू टू वेरिएबल मास। अब हम जानते हैं कि टोटल मास किसी भी सिस्टम का क्या है? कांस्टेंट रहता है। मगर रॉकेट के मामले में ऐसे नहीं है, क्योंकि रॉकेट जब आपका लॉन्चिंग पैड पे होता है तो उसमें 80% तकरीबन फ्यूल होता है, और जब वो चलता है तो वो फ्यूल बर्न करता है और उसकी पिछले रियर पार्ट नोजल से गैसेस इजेक्ट करती हैं। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब फ्यूल बर्न कर रहा है, इसका मतलब अब ओवरऑल सिस्टम का मास नीचे जा रहा होगा। तो ये जो वेरिएशन आई रॉकेट के मास में, हम कहेंगे आपके पास रॉकेट एक्सेलरेट करेगा न्यूटन का सेकंड लॉ। मगर अब रॉकेट अकेला नहीं है, रॉकेट के साथ गैसेस भी निकल रही हैं, तो हमें उन्हें इकट्ठा स्टडी करना पड़ेगा सिस्टम के तौर पे। तो mass of the system doesn't change as a rocket accelerate। तो यानी अकेले रॉकेट को नहीं देखना, उसका उसके साथ जो गैसेस इजेक्ट हो रही हैं उनको भी काउंट करना है। तो तब आप कहोगे कि टोटल mass of the system remains constant। ठीक है। अच्छा, अब जब रॉकेट लॉन्चिंग पैड पे है तो चल तो नहीं रहा, तो हम कहेंगे उसका टोटल मोमेंटम जीरो है। अब जब मैं ये लफ्ज बोल रहा हूं टोटल मोमेंटम, तो अब आपके जहन में रॉकेट प्लस फ्यूल, ठीक है, दोनों आनी चाहिए। अब जब आपने उससे चला दिया, वो रॉकेट चलना शुरू हो गया, फ्यूल बर्न करना शुरू हो गया, गैसेस निकलना शुरू हो गई, रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो टोटल मोमेंटम जब मैं लफ्ज बोलूंगा तो रॉकेट प्लस फ्यूल और बर्न्ड गैसेस। बात समझ गए कि अब बर्न्ड गैसेस को भी शामिल करो सिस्टम के अंदर, तो वो भी जीरो ही आएगा ऑल स्टेजेस पे। यानी रॉकेट जितना मर्जी ऊपर चला जाए, तो अब आपने तीनों चीजों के कंबो का मोमेंटम देखना है, रॉकेट फ्यूल गैसेस। ओके होगी बात? तो अब इसका मतलब अगर हम ये बात फॉलो करते हैं तो शुरू का मोमेंटम भी जीरो, बाद का भी मोमेंटम जीरो, तो हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो होल्ड कर रहा है, यानी ये बात तो सही है। अब जरा इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, इस चीज का मैथमेटिकली समझते हैं। लेट्स से हम कह देते हैं कि रॉकेट का मास है m है, t टाइम पे उसके बाद वेलोसिटी v थी, जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब हमने उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया, थोड़ा टाइम गुजरा, t प्लस डेल्टा टी, रॉकेट जो है वो उसके बाद उसके मास में कमी हुई होगी क्योंकि फ्यूल बर्न कर रहा होगा। तो जो रिमेनिंग मास है तो वो मैं लिखूंगा m प्लस डेल्टा m। अब यहाँ पे डेल्टा एम आपके माइनस डेल्टा एम को शो कर रहा है, जो कमी थी असल में, मगर मैंने उसकी चेंज को प्लस डेल्टा एम लिखा सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने हकीकत बता दी कि जो डेल्टा एम है ये माइनस डेल्टा एम है क्योंकि कमी आ रही है। ओके, अब जो उसकी वेलोसिटी है v प्लस डेल्टा v, क्योंकि मास कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है। अब आपके पास जो इजेक्टेड मास है वो जो गैसेस की सूरत में निकला उसकी वेलोसिटी u है। तो अब दो वेलोसिटियां आ गई, एक इजेक्टेड गैसेस की वेलोसिटियां और एक उस रॉकेट की अपनी वेलोसिटी आ गई, जो आपने v प्लस डेल्टा v के तौर पे देख लिया है। ठीक है, ये भी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने ऑब्जर्वेशन रखी हुई है। तो जनाब अब मैं कहूं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल, लेट से ग्रेविटी है, एयर ड्रैग है, पूरे सिस्टम पे लग रही है, इंटायर सिस्टम। अब इंटायर सिस्टम में याद है ना, रॉकेट भी है, गैस भी है। तो अब आपके पास जो न्यूटन का लॉ आएगा, डेल्टा पी ओवर टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा? P इज इक्वल टू एम वी। फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा? अब फाइनल मोमेंटम में देखो मैं दो चीजें काउंट कर रहा हूं, एक रॉकेट प्लस गैसेस, तो m प्लस डेल्टा एम, v प्लस डेल्टा v, और यहाँ पे मैंने देखो माइनस डेल्टा एम मेंशन किया है, जो आपके पास जो मास में कमी आई थी, जो गैसेस में शिफ्ट हुई थी, तो माइनस डेल्टा एम इंटू यू आ गया। अब आपने ये इक्वेशन लिख दी फाइनल मोमेंटम के तौर पे। तो अगर कोई मुझसे चेंज पूछेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल दोनों वैल्यूज लग जाएंगी, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा
एम डेल्टा वी प्लस डेल्टा एम वी माइनस यू डेल्टा एम डेल्टा वी के तौर पे। बात समझ गए? इसको 4 फैक्टर आएंगे, वो 4 फैक्टर लिखेंगे, उनको एडजस्ट कर दिया आपने इस तौर पे। अब मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन बन गई इसके दोनों, चूंकि मुझे तो फोर्स चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूं और साथ ही लिमिटिंग कंडीशन दे देता हूं कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो के इंस्टेंटेनियस एक लम्हे पे लगने वाली वैल्यू मुझे पता चले। तो दोनों साइडों पे मैंने क्या किया, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में आपके सॉरी डिवाइड कर दिया और लिमिट की कंडीशन दे दी। अब आपके पास यहाँ पे ये जो लास्ट फैक्टर आपके पास फैक्टर आ रहा है जिसमें डेल्टा एम डेल्टा वी है, दिस वन, अब आप इसे जीरो कर देंगे क्योंकि आप इंस्टेंटेनियस देख रहे हैं, मैस में चेंज भी ना होने के बराबर, वेलोसिटी में भी ना, निग्लिजिबल कह लेना। तो आपके पास दो छोटे फैक्टर जब खाएंगे तो जवाब और छोटा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसे निगलेक्ट कर देता हूं, जीरो कर देता हूं। तो रिमेनिंग दो फैक्टर बच गए। अब ये आपका चूंकि एक पॉइंट था तो डीवी बाई डी टी कर दिया, इसे आपने उसी तौर पे लिख दिया है, डेल्टा की जगह डी का सिंबल डाल दिया है, तो डी एम ओवर डी टी और वी माइनस यू आ गया, तो ये डीपी ओवर डी टी आ गया। ठीक है, तो डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो इक्वेशन 2 बनी और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये भी डीपी ओवर डी है, ये भी डीपी ओवर डी है, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम करके लिख दिया। अब ये एक्सटर्नल फोर्स बन गई एक तरह से। अब क्या है जनाब, क्या ये डी एम ओवर डी टी इन दोनों से जरब खा सकता है? पहले वी से फिर माइनस यू से, वो अलग अलग करके लिख दिया। अब क्या है, अब जनाब आपके पास यहां पे आपने लिखा है कि एम डीवी ओवर डी टी, इसे इकट्ठा करके लिख दिया कि प्रोडक्ट रूल के तौर पे, कि आपके पास ये जो दो फैक्टर हैं किस तौर पे आ रहे हैं, प्रोडक्ट रूल को एक तरह से ओबे कर रहे हैं, तो मैंने उनको इकट्ठा करके लिख दिया इस तौर पे कि डी बाई डी टी एम वी आ जाएगा और ये इस फैक्टर साथ में आ गया। तो अब अगर आप इस आखिरी फैक्टर को ना देखो तो ये तो आपके पास न्यूटन की फॉर्म बनती है, मगर ये वाली न्यूटन की फॉर्म तो नहीं आमतौर पे आती। तो इसका मतलब इसमें ये वाला जो फैक्टर है मेरे राइट एंड पे, जो यू डी एम ओवर डी टी, इसका कुछ सोचना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि अगर आप इसे अपने न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग लाना चाहते हो तो इसमें दो ही मामला हैं, दो ही हैं, या यू है या डीएम ओवर डीटी है, या डीएम ओवर डीटी को जीरो कर दो। अगर हम कहें कि मैस कांस्टेंट है, या यू जीरो कर दो। यू जीरो करने का मतलब क्या होगा कि जो आपका मैस वेरिंग सिस्टम है वो स्पेशल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जा रहा है जिसमें एजेक्टेड मैस यानी गैसेस जिसमें रेस्ट में मान लो, तो आप बात समझ सकते हैं। तो इन जनरल आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स डीपी ओवर डीटी है, तो ये फार्मूला वैसे ही चलेगा क्योंकि अब आप इन दोनों को अभी नहीं खत्म नहीं कर सकते। तो वो जो इक्वेशन नंबर 4 बन गई थी मैंने नीचे लिख दी। तो ये आपके पास रॉकेट की इक्वेशन ऑफ मोशन मानी जाती है। अच्छा, आपने इससे पहले जो इक्वेशन ली थी उससे 3 नंबर में, उसमें यू वी जब डीएम ओवर डीटी को अंदर जरब दिया था, तो ये जो चीज है अगर मैं इसमें से u कॉमन नेगेटिव कॉमन ले लूं तो नेगेटिव इधर आ जाएगा, u माइनस वी बन जाएगा। ये u माइनस वी रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा, यानी इजेक्टेड जो रॉकेट के लिहाज से उसकी वेलोसिटी बनेगी उस फैक्टर को मेंशन कर रहा होगा। तो मैंने ये देखो ये इक्वेशन 3 में से नेगेटिव कॉमन लेके इसे इधर कर दिया, u माइनस वी, ये v रिलेटिव के तौर पे लिखा जा सकता है। तो अब अगेन अब आपने क्या किया जनाब कि इसे आपने फैक्टर ये जो नेगेटिव वाला था इसको इधर ही रहने दिया, ये यानी क्रॉस किया आपने इस तरह से कि भाई एम डीवी ओवर डी टी है, एम डीवी ओवर डी टी माइनस आ जाएगा। तो अब आप इसे किस तौर पे लिख सकते हैं कि भाई डीएम ओवर डी टी इंटू रिलेटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम से आउट। तो आपके पास रॉकेट के केस में ये जो टर्म है इसे हम थ्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। फोर्स एक्सर्ट हो रही है जो रॉकेट पे एग्जॉस्ट यानी एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से। ये जो लास्ट टर्म आप देख रहे हैं जो आप यहाँ पे लिखी हुई देख रहे हैं, यहाँ पे अब आपके पास यहाँ पे सॉरी फॉर थोड़ी सी गड़बड़ है कि आप इसे अभी ऐसे ही लिख दें तो आपको समझ आ जाएगी। दिस वन तो गड़बड़ सही है। तो इक्वेशन नंबर 5 में ये जो लास्ट टर्म आ रही है अब आपके पास, मैंने इसे क्या बोला कि ये थ्रस्ट है। थ्रस्ट से क्या मुराद लेनी है कि जो फोर्स एक्सर्ट हो रही किस पे, रॉकेट पे,
किसकी वजह से, एग्जॉस्टेड गैसेस की वजह से, वो इस टूल से पता चल जाएगी। अच्छा, रॉकेट के जो आप डिजाइन करने वाले हैं वो ऐसे करते हैं कि जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है और जो dm/dt है के रेट एट विच मास इजेक्टेड लार्ज पॉसिबल, क्योंकि जितना ज्यादा थ्रस्ट होगा उतना ज्यादा रॉकेट की मोशन तेज होती चली जाएगी। ठीक है, तो यानी आपने v रिलेटिव भी बढ़ानी होती है, dm/dt भी बढ़ाना होता है ताकि ये फैक्टर बड़े से बड़ा हो, थ्रस्ट ज्यादा से ज्यादा हो, तो आपके जो रॉकेट के चलने में ज्यादा हेल्पफुल शुमार होगा। तो ये जनाब हमने देखा, इसमें आपने देखा कि मैस वेरिंग सिस्टम था जिसमें हमने रॉकेट की इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई, फिर हमने इसमें थ्रस्ट का पहलू देखा कि रॉकेट के चलने में जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो उस शक्ल में नहीं आ रहा होता, उसमें एक फैक्टर इजाफी आ रहा होता है जो थ्रस्ट समझा रहा होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।